प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज एक अखबारी खबर के मुताबिक अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, वो ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब फिर से मुतहरिक हो गए, इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते कर रहे हैं और दोबारा से कोई डील बनाना चाहते हैं इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, लेकिन उन्हें मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा। ये उन्होंने अपने दावा किया अपनी खबर में, और इस खबर में उन्होंने ये भी बताया है कि इस वक्त जो तनाव की बड़ी वजूहात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, वो वजूहात क्या हैं। उसमें वो खतूत लिखना भी शामिल है। उनके मुताबिक वो अमेरिका में की जाने वाली पाकिस्तान पर दबाव डालने की जो कोशिशें हैं और उसके लिए लॉबी है वो भी शामिल है, और मुस्तकिल एक बयानिया जो बनाया जा रहा है अडयाला से वो भी शामिल है। इन वजूहात के बिना पर ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। एक तो इस पर हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक अपने सोर्सेज से ज़ाहिर है दावा किया है बड़े सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब उनका। दूसरा, इमरान खान साहब के कल के जो केसेस मुलतवी हुए थे उसमें ये मौक़िफ़ पीटीआई की जानिब से अपनाया गया और कहा गया कि इमरान खान से एक्सेस ब्लॉक करने के लिए ये लंबी तारीखें डाली गई हैं और 10 दिन का वक्त दिया गया। लेकिन आज बहरहाल मुलाकात इमरान खान साहब की उनकी बहनों के साथ हो गई है, तो पीटीआई के ये खदशात तो गलत साबित हुए। अब उनका मौक़िफ़ क्या है कि ये क्यों समातें नहीं हो पा रही। सलमान राजा साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट आज जो है वो राय दी है अदालत में खड़े होकर। वो कहते हैं 63A का फैसला ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था और वो इस फैसले को दुरुस्त नहीं मानते। यानी ये वही फैसला था जिसपे फिर पंजाब में हमजा शहबाज साहब की हुकूमत नहीं बनी थी और फिर जो है वो पीटीआई की हुकूमत बन गई थी, उनका वोट शुमार नहीं हुआ था, नाअहल हो गए थे और फिर दोबारा 20 हल्कों में इलेक्शन हुआ था। उस फैसले को आज सलमान राजा साहब ने गलत करार दिया और काजी फैसल साहब का नजरसानी का जो फैसला था उसको दुरुस्त करार दिया, और वो कह रहे हैं ये नजरसानी का फैसला दुरुस्त है, और फिर बेंच की जानिब से भी इसको सराहा गया इस मौक़िफ़ को। पीपल्स पार्टी मुसलसल ये कह रही है कि बिलावल साहब 1-2 साल में वज़ीर आज़म बन रहे हैं, लेकिन तारिक अजीज़ साहब ब्यूरो चीफ है 92 के, उन्होंने कल ये खबर दी थी कि पीपल्स पार्टी पर दबाव है हुकूमत की तरफ से कि या तो काबीना में शामिल हो, वरना जो आप फंड्स एंजॉय कर रहे हैं वो फंड्स फिर आपको बराबरी की बुनियाद पर जो फंड्स मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। आमिर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया डोगर साहब, खुश आमदीद। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर के। राना साहब आपको भी खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आमिर डोगर साहब, सबसे पहले ये जो जिस खबर का मैंने हवाला दिया है, क्या पार्टी ने मैंडेट दिया है अली अमीन गंडापुर साहब को कि वो दोबारा से मुतहरिक हों, या वो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, या ये आपके ख्याल में खबर ही दुरुस्त नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस बारे में इस खबर की ना तस्दीक कर सकता हूँ ना इस खबर को मुस्तरद कर सकता हूँ, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब का बतौर चीफ मिनिस्टर एक रोल तो है कि वो तमाम इदारों के साथ उनकी जो डे टू डे अफेयर्स है और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन KPK में है उस हवाले से उनका एक राब्ता और मुलाकातें तो रहती हैं, लेकिन क्या वो कोई जो जिस तरफ आप इशारा करें उस तरह की भी कोई पेशरफ्त है, उस बारे में मैं बिल्कुल बाखबर हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं है, बेखबर हूँ। एक मैंडेट वैसे अली अमीन गंडापुर साहब को, आमिर डोगर साहब, वो इमरान खान साहब ने पहले दिया भी था ना, उन्होंने कहा था कि जी उन्हें राब्तों का इख्तियार दिया था, क्या वो उसी मैंडेट को अभी तक एंजॉय कर रहे हैं अगर पार्टी ने उन्हें अब नया कोई इख्तियार नहीं दिया तो? मैंने उनकी पोजीशन आपके सामने बता दी है, और ज़ाहिरा पार्टी में उनका एक मकाम भी एक सीनियर रहनुमा का है, पार्टी के वो चीफ मिनिस्टर भी हैं, और अब तक जितने राब्ते हुए हैं वो राब्ते उनका एक किरदार भी था बड़ा पॉजिटिव बीच का। तो अब आगे देखिए, ये एक खबर है, पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, और आपसे या हमसे या किसी से भी कोई खबर छुपी तो नहीं रह जाती, लेकिन अभी तक मैं इसकी कोई तस्दीक नहीं कर सकता इस वक्त तक, जब मैं आपके प्रोग्राम में मौजूद हूँ, आपकी जुबानी ही मैं बात सुन रहा हूँ। राइट सर, और अगर कोई ऐसी बात है तो पेशरफ्त है, तो दूसरी तरफ आप देखें ना जी, दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो टेम्परेचर रोज बरोज हाई किया जा रहा है अगेंस्ट दी PTI, उनके वर्कर्स के खिलाफ मुकदमात में इजाफा, गिरफ्तारियों में इजाफा, 8 फरवरी को हमारे साथ जो हुआ पंजाब में आपके सामने है, और अब जो खान साहब को अगले 10 दिन के लिए तकरीबन बिल्कुल आइसोलेशन में रख दिया गया, उनकी बीवी को बिल्कुल कैद तन्हाई में रख दिया गया। शुक्र है चलें आज उनकी बहनों से उनकी मुलाकातें होगी, वकला अदालतों के ऑर्डर्स के बावजूद सारा दिन बाहर खड़े रहे, लेकिन उनसे मुलाकातें नहीं करने दी जा रही। तो ये सब एक तो हुकूमत का
एक फ्रस्ट्रेशन भी है और दूसरा एक प्रेशर भी है जो बार बार डाल रहे हैं इमरान खान के ऊपर, लेकिन वो मर्द मुजाहिद है और डट कर खड़ा है और मर्द आहन है और वो डट कर खड़ा है और अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जुर्रत के साथ, साबित कदमी के साथ। और तकरीबन 2 साल हो गए उन समेत बाकी हमारे काबरीन भी जेलों बंद की, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। स्पेशली यास्मीन राशिद साहिबा, जब आप ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं तो उनको यास्मीन राशिद नज़र नहीं आती है। हमारी पंजाब की ख़वातीन के साथ जो चार दीवारी पामाल की गई वो नज़र नहीं आती। तो इन माहौल में अगर कोई बात आगे बढ़ती है तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मौजूद तो यही है ना सर कि बुनियाद बढ़ेगी कैसे, लेकिन इसमें मज़हर अब्बास साहब सरेदस्त आपको इस बात के इम्कानात दिखाई देते हैं कि इस कशीदा माहौल में बात आगे बढ़े, क्योंकि एक तरफ पीटीआई का दावा यह है कि इमरान खान साहब से अब एक्सेस भी ब्लॉक की जा रही है, दूसरी तरफ यह दावा कि पीटीआई राब्ते करने की कोशिश कर रही है और उधर से कोई जवाब भी नहीं आ रहा, मुज़ाकराती कमेटी और मुज़ाकरात का अमल खत्म हो चुका है। सरेद, आपको इन हालात में नजर आ रहा है सर कि बात इस्टेब्लिशमेंट के साथ आगे बढ़ सकती है या पीटीआई की ये कोशिशें कामयाब हो सकती हैं अगर हो रही हैं तो? का इस वक्त मसला है वो ये कि खुद सबसे बड़ा खुद पीटीआई के लिए सोचने का सवाल है कि आखिर वो क्या वजूहात हैं कि जिसकी बिना पे मुत्तहदा अपोजिशन नहीं बन पा रही। यानी मौलाना फजलुर रहमान एक तरफ हैं, जमात इस्लामी दूसरी तरफ है, चकदई साहब भी हैं, लेकिन जो माजी में अपोजिशन के इत्तेहाद बने हैं तो वो इत्तेहाद तो बहुत जल्दी बन जाते थे, वो इत्तेहाद तो फिर तहरीकें भी चली हैं। लेकिन इस वक्त पीटीआई का सबसे ज्यादा सोचने का और मेरा ख्याल है फिक्रमंद होने का जो मामला है वो यही है कि पीटीआई ने 26 नवंबर के बाद ज़ाहिर पीटीआई को ये रियलाइजेशन हुई कि सोलो फ्लाइट से उनको नुकसान हुआ है। वो ठीक है, पीटीआई का अपना वर्कर जो है वो जेलों में भी है, उनकी लीडरशिप बड़ी तादाद में जेलों में है, लेकिन फिर पीटीआई के अंदर बहुत से फ्रैक्शन हमें नजर आते हैं, अंदरूनी लड़ाई नजर आती है पीटीआई की। लेकिन इस सब के बावजूद जो इस वक्त हमने देखा वो ये कि पीटीआई को एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ कि खुद बुखला की तहरीक नहीं बन रहे, लेकिन जिस तरह माजी में वो लॉयर्स मूवमेंट हमने देखी वो इतना नजर नहीं आई हमें। और तो पीटीआई के लिए खुद ये सोचने का इसका बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वजह है, वरना अगर आज से 6 महीने पहले या साल भर पहले मुत्तहदा अपोजिशन के तहत कोई तहरीक चलती तो शायद ज्यादा इफेक्टिव रहती, क्योंकि उसमें और भी मुतालबा शामिल होते। अब ये पीटीआई के लोग बेहतर बता सकते हैं कि क्या वजह है कि इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद अभी तक कोई मुत्तहदा अपोजिशन जो है वो बात और दीगर मुतालबात के लिए कोई भरपूर और मुत्तहिद तहरीक चला पाए। और शायद यही वजह है कि चूंकि ये नहीं हो रहा जी, कोई ज्यादा दिलचस्पी ले रही है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट जो है, और इसके बीच में इमरान खान साहब ने जो 3 खत लिखे उससे मेरा ख्याल सिचुएशन बेहतर होने नजर आ रही है। तो अब इसका ब्रेक थ्रू क्या होगा, जो फौरी तौर पे इसका हल तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई ब्रेक थ्रू हो, कोई बातचीत का आगाज हो, लेकिन जिस तरह कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी वक्त भी कोई भी चीज हो सकती है, वो हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जो ग्राउंड पे सिचुएशन है उसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई ब्रेक थ्रू बिल्कुल सही है सर। और इसी असना में हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत का कॉन्फिडेंस काफी बेहतर नजर आ रहा है, खासतौर पर पंजाब हुकूमत का चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो रोजाना दावा कर रही हैं कि हमारी कारकर्दगी बहुत बेहतर। हाँ, लेकिन उनका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जितना भी दावा करे मुस्लिम लीग नून, लेकिन उसका टेस्ट तो जब होगा जब वो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराएंगी। जाहिर पंजाब में अक्टूबर के बाद से बल्दियाती इलेक्शन ओवरड्यू हैं, तो जो किसी की पॉपुलैरिटी का टेस्ट होता है, इम्तिहान होता है, वो तो होता है इलेक्शन जी। वो बल्दियाती इलेक्शन हो, वो सूबाई कौमी असम्बली के इलेक्शन हो, अगर बल्दियाती इलेक्शन वो कराते हैं बल्दियाती इलेक्शन, तो मेरा ख्याल है जो अब तक उनकी 1 साल की कारकर्दगी है उसका टेस्ट जो है वो जो होगा कोई भी होगा बल्दियाती इलेक्शन अगले 3 महीने में कराते हैं, 6 महीने पर कराते हैं, वो असल टेस्ट होगा। बिल्कुल सही है सर। अब आज जो उन्होंने कहा है कि अडियाला से शोर की आवाजें आ रही हैं, राना साहब एक कल मरियम साहबा ने यह भी कहा कि वो देखो मेरे पास अडियाला में कैद है, इस बयान में और वो जो इमरान खान के बयान पे हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं उनको कि अब ये जो मैं एसी उतारूंगा, टीवी उतारूंगा, इनमें क्या फ़र्क है इस बयान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ़र्क तो बड़ा क्लियर है कि उन्होंने कहा था मैं एसी उतारूंगा और यहाँ मरियम बीबी कह रही हैं कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा।
अगर उनको बेहतर सहूलत मिलती है या वो जो भी उनके मामलात हैं अगर जेल मैनुअल के मुताबिक हैं, तो मुझे खुशी होगी कि अगर उनको बेहतर से बेहतर सहूलत मिले। तो बिल्कुल 180 डिग्री का फ़र्क है। एक बंदा अमेरिका में जाके, आपका अपने मुल्क में भी नहीं, एक बहरूने मुल्क जाके ललकार रहा है कि एक कैदी जो है या जो भी सज़ा याफ्ता एक आदमी है उससे मैं उसकी चीज़ें छीन लूँगा, और एक जो है खातून जो चीफ मिनिस्टर हैं आज, जिनके ज़ेरे साया वो प्रिजन है, और वो ये तो नहीं है ना मरियम साहबा की, तो वो यही तो वो कह रही है, जिसमें वो यही कहती हैं कि देखो मकाफात अमल है कि वो मेरे पास अब अडयाला में कैद है, तो वो यही कह रही है कि वो जातियात पे नहीं जा रही और वो जातियात पे था। इस फर्क को वो वाजे कर रही हैं अवाम के सामने कि वो आदमी जो था, जो आज करप्शन के ऊपर मुजरिम है और जो है जिसको सज़ा हो गई है 14 साल की, उसके साथ कोई जातियात नहीं हो रही, और वो जब था प्राइम मिनिस्टर था तो वो जातियात पे उतरा हुआ था। तो इस फर्क को वो वाजे कर रही। और पॉपुलैरिटी का मजहर साहब कह रहे हैं कि तभी अंदाजा होगा जब इलेक्शन होगा। आप इंशाल्लाह पंजाब में क्लीन स्वीप होगा। जब भी इलेक्शन होगा पंजाब में नून लीग क्लीन स्वीप करेगी लोकल बॉडीज को। और सही कह रहे हैं मजहर साहब, जो ये पॉपुलैरिटी है वो तो इलेक्शन में ही टेस्ट होती है। तो जब भी इलेक्शन होगा लोकल बॉडीज का तो पता चल जाएगा कि अब ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, यानी नैरेटिव कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस होती है। अभी जो इलेक्शन हुआ था वो तो नैरेटिव ही की बुनियाद पर हुआ था, वो तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं हुआ था। ये तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने गवर्नमेंट फॉर्म की, पंजाब में भी की, वफाक में भी की। नैरेटिव की बुनियाद पर या परफॉर्मेंस की बुनियाद पर? देखें मैं समझता हूँ कि जो मुल्क को हमने डिफॉल्ट से बचाया, जो मुल्क को हमने माशी जो इस्तेहकाम की तरफ लेके गए, हमें वोट पड़ा और हमने गवर्नमेंट फॉर्म की दोनों जगहों पे। परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आप कहते हैं हमने गवर्नमेंट बनाई? बिल्कुल हमारी हिस्ट्री है पीएमएलएन की, एक परफॉर्मेंस की हिस्ट्री, और उस वक्त बिल्कुल माशी तौर पे जो एक मुश्किल वक्त था उसको हमने एक्सप्लेन किया। बिल्कुल ठीक है। जो राना साहब कह रहे हैं, आमिर डोगर साहब, मरियम नवाज साहब जो दावा कर रही है, गैलप का सर्वे आया है वो इनके मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहा है 55%। गैलप का सर्वे ये कहता है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2024 के अनुमान से ही उन्होंने चौथी छमाही रिपोर्ट जारी की है। वो कहते हैं 55% कारोबारी अफराद का ख्याल है कि आजकल उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। और ये जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 6 माह कबल किए जाने वाले सर्वे के मुकाबले में कारोबारी अफराद के तासुरात में 10% बेहतरी आई है। 41% कारोबारी अफराद का मानना है कि नून लीग की मौजूदा हुकूमत कारोबार को ठीक संभाल रही है। 38% कारोबारी अफराद के बकौल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बेहतर कारोबारी मैनेजर थी, यानी वो 38% कह रहे हैं। 21% कारोबारी अफराद का मानना है कि पीटीआई और नून लीग की हुकूमतों में कोई फर्क ही नहीं है। इसी तरह से कुछ और आदाद व शुमार भी इसमें शामिल है। तो आमिर डोगर साहब, ये गैलप का सर्वे और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का दावा, ये दोनों मैच कर रहे हैं। जहाँ तक इनकी मकबूलियत की बात है, अभी मेरे भाई ने कहा हमें वोट मिले हैं। हाँ, वोट ज़रूर मिले हैं फॉर्म 47 के नतीजे के मुताबिक, और ग्राउंड पे क्या था वो आप सब जानते हैं कि पंजाब में जो इनका लाहौर, इवन इनका अपना शहर है, इनको इबरतनाक शिकस्त हुई है। जैसे मेरे भाई मज़हर अब्बास साहब ने कहा मकबूलियत जांचनी है, पूरे पंजाब में मैं चैलेंज करता हूँ कहीं भी एक आज़ाद, एक न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट किस्म का एक इलेक्शन प्रोसेस करवा ले एज ए मॉडल, कोई हल्का ये चुन लें और उसमें फॉर्म 47 ना हो, अपने एम्पायर ना हो जो कि ये अपने एम्पायर के साथ मैच खेलने के पुराने आदी हैं। और आप देख लें कि आज कौम 90% इमरान खान के साथ खड़ी है, इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी है, इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ खड़ी है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि जो गैलप का सर्वे आया है तो भाई ग्राउंड के ऊपर अगर आप चेक कर ले, आप खुद माशाअल्लाह असदुल्ला साहब ग्राउंड रियलिटीज़ को बहुत समझते हैं, हर जगह पर आप खुद मीटिंग्स को कवर करते हैं, ग्राउंड्स पर जाते हैं, आप जाए ना, जाकर चेक कर लें कि क्या कारोबारी लोगों के हालात क्या हैं, बिजली और बाकी महंगाई से आम आदमी के हालात क्या हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा। जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में 482 स्मॉल, मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज जो हैं उनसे ये सर्वे किया गया 30 डिस्ट्रिक्ट्स में। ये रिपोर्ट जो उसकी बुनियाद पर बनी है। देखिए, अब खुशी की बात है कि मुल्क में अगर मुआशी इस्तेकाम आ जाए, लेकिन कब आएगा? उस वक्त आएगा जब सियासी इस्तेकाम आएगी, जब आप दूसरी पार्टी को दीवार से लगाने के बजाय थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, जब किसी के आईनी हकूक को आप सल्ब नहीं करेंगे, किसी की चादर चार दीवारी को आप पामाल नहीं करेंगे। आपने तो वो काम किया है जो कभी बदतरीन मार्शल लॉ में भी नहीं होता, जो आप करने जा रहे हैं और जो आप कर रहे हैं,
और ऐसे में आपकी जिस तरह की स्टेटमेंट्स है ये बस ठीक है, हम तो एक राय हक के मुसाफिर हैं और हक की जंग लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जुल्म के बादल जल छटेंगे और सुबह होगी और आप देखिएगा ये तो नज़र भी नहीं आने वाले लोग, ये तो फिर भाग जाते हैं लंदन और दुबई से कम इनकी ब्रेक नहीं लगती क्योंकि इनका सब कुछ वहाँ है। ये तो इस मुल्क की और इस मुल्क के अवाम की बदकिस्मती है और अल्लाह की कोई रस्सी दराज है कि 40 साल से ये टोला बदतरीन अजाब की शक्ल में इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है और बड़े फ़ख्र से कहती हैं कि आज मैं उसका भाई नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर है, बेटी सूबे में चीफ मिनिस्टर है। भाई बिल्कुल आप मुगलिया ख़ानदान हैं, आप तो बादशाह हैं, आपकी बादशाहत है, ये मुल्क तो ग़ुलाम है, हम आपके ग़ुलाम हैं, ये कौम आपकी ग़ुलाम है। अल्लाह करे इंशाल्लाह कभी इस ग़ुलामी से हकीकी आज़ादी मिले। और क्या 40 सालों में आपने कर दिया, 3 बार आपके वालिद प्राइम मिनिस्टर रहे, सूबे में आपके वालिद 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, चचा आपके 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, भाई आपका चीफ मिनिस्टर रहा। क्या इस कौम के नसीब में यही एक ख़ानदान है? अफसोस तो ये है ना, इसीलिए लोगों का इत्मीनान उठ रहा है। यहाँ से आपका जो ब्रेन है वो ड्रेन हो रहा है, आपके लोग धड़ाधड़ बाहर जा रहे हैं, आपका पैसा बाहर जा रहा है कि यार इन्हीं लोगों ने इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करनी है। तो ये उन लोगों को भी सोचने चाहिए जो इनके फैसिलिटेटर हैं, जिनकी बैसाखियाँ के ऊपर ये आज हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, इमरान खान आज सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, वो पूरी आलम इस्लाम का लीडर है। आपने अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए इदारों को सबको गिरा दिया, एक शख्स को गिराने के लिए आपने कानून की धज्जियाँ बखेर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 26वीं तरमीम के बाद आपने पैक कर दिया, बांध लिया, ये इस जंगल का कानून बना दिया आपने। और फिर आप जिस तरह मर्जी बुलंदोबाग दावे करें और खत आ रहा है और मिन्नतें हो रही है, जिस तरह मर्जी करें, कोई बात नहीं, ये दिन ज्यादा देर नहीं रहते। लेकिन आपने तो फिर यहाँ रहना भी नहीं, आपकी तो ब्रेकें भी नहीं लगनी, आपकी तो सीधी ब्रेक लंदन में लगती है जहां आपने इस मुल्क की लूटी हुई दौलत से अपने महल बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल सही है। आमिर डोगर साहब, एक जो अभी डिबेट इनिशिएट हुई है और इस पर अब बात हो रही है, मरियम नवाज साहिबा ने बेसिकली ये डिबेट इनिशिएट किया है कि परफॉर्मेंस होती है, नैरेटिव होता है। नैरेटिव कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस। अभी राना साहब भी ये कह रहे हैं, मैं मजहर अब्बास साहब से जानता हूँ एक छोटे सा ब्रेक लेके, कि नून लीग की हुकूमत बनी है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, पीटीआई पार्लियामेंट में पहुंची है नैरेटिव की बुनियाद पर। तो ये नैरेटिव है या परफॉर्मेंस है, इनमें से किस बुनियाद का ये इलेक्शन था और अब आजकल क्या हो रहा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मजहर अब्बास साहब, नून लीग का यह दावा कि हमने हुकूमत बनाई है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, पीटीआई के बारे में हम ये जानते हैं कि उन्होंने तो सारी जंगी नैरेटिव की बुनियाद पर लड़ी है। तो 2024 का इलेक्शन नैरेटिव की बुनियाद पर था और वाकई मरियम साहबा कह रही हैं कि नैरेटिव तो कुछ नहीं होता, सिर्फ परफॉर्मेंस होती है। देखिए, खैर हर पार्टी का अपना राइट है वो किस तरह, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो 16 महीने थे नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो शहबाज शरीफ तो खुद ये कहते थे कि हमने अपनी सियासत कुर्बान की। अगर सियासत कुर्बानी परफॉर्मेंस है तो फिर मुझे नहीं पता आपसे बात की चीज है। लेकिन जो PMLN को 2024 में सिचुएशन का सामना करना पड़ा, वो शहबाज शरीफ साहब के वो 16 महीने थे जिसमें मुस्लिम लीग नून का दावा है कि हम डिफॉल्ट से बचाया, हमें कुर्बानी देनी पड़ी, पॉलिटिक्स कुर्बान हुई हमारी। तो वो 16 महीने की तो परफॉर्मेंस नहीं कह सकते, और मेरा फिर साहब भी इस बात को बेल आउट करेंगे कि 16 महीने की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि जिसे हम परफॉर्मेंस कह सकें। और माजी की परफॉर्मेंस जो थी वो मुस्लिम लीग नून दावा कर सकती है कि 2013 से 2018 तक जो था, और ये बात ठीक है कि 2018 को जो मैंडेट था मुस्लिम लीग नून का, मुस्लिम लीग नून इमर्ज होके आई थी एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और जिस तरह बदकिस्मती हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की ये है कि जिन पार्टी नहीं थी 2018 में, उन्हीं पार्टियों की मदद से 2022 में इमरान खान को जो है वो हटाया गया। अब 2024 का मैंडेट, 8 मार्च का मैंडेट, इस पे आज भी सवालिया निशान है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं वो फैसले ही नहीं करते।
वरना शायद अब तक फैसले हो जाने चाहिए थे 4 महीने में जो भी इलेक्शन पिटीशन थी। तारीखी तौर पे माजी को भी सामने रखते हुए वो वोट पड़ा है, वो मुस्लिम लीग नून की लोकल बॉडीज पॉलिटिक्स जो रही है वो उनकी उसमें कामयाबी रही है। लेकिन इमरान खान का जो कमबैक हुआ है, इमरान खान का जो 2013 के बाद से हमने देखा है कि 2013 के बाद से इमरान खान और तहरीक इंसाफ को एक राइज मिली है। खैबर पख्तूनख्वा में ये तीसरी उनकी हुकूमत है, कंसेक्यूटिव हुकूमत है उसमें। तो मेरा ख्याल है बजाय इसके कि एक दूसरे पर इल्जाम तलाशी की जाए, मरियम नवाज साहिबा और मुस्लिम लीग नून अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वोट मांगने जाए और तहरीक इंसाफ अपने नैरेटिव पे वोट मांगने जाए। और बदकिस्मती से इस मुल्क में फेयर इलेक्शन नहीं होते, बदकिस्मती से इस मुल्क में इलेक्शन मैनेज होते हैं, इसलिए हमेशा नताइज कॉन्ट्रोवर्शियल रहते हैं, चाहे वो एक पार्टी के लिए हो या दूसरी पार्टी के लिए हो। इसको पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों ने देखना है। अगर वो नहीं देखेंगे और इसी तरह एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तलाशियां और रस्साकशी में लगे रहेंगे तो पाकिस्तान की सियासत में वही होगा जो ये हो रहा है और जो माजी में हुआ। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सही है सर। राना साहब, एक चीज़ में ज़रा एक और मामले की तरफ आना चाहता हूँ। ये तोसी काबीना में कुछ 2 महीने से लटकी हुई है, क्या ताख़ीर की वजह है? ये देखिए, तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है ना कि कब उन्होंने ये फैसला करना है। वजह उनके जहन में कोई भी हो सकती है, वो अभी नहीं करना चाह रहे, थोड़ी देर बाद करना चाह रहे, लेकिन ये फैसला प्राइम मिनिस्टर का है। अभी मामलात जब तक वजह तो होगी ना, प्राइम मिनिस्टर के फैसले में भी जाहिर है उन्हीं का फैसला। ये जो है इट इज टोटली द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि कब वो समझते हैं कि उन्होंने काबीना को एक्सपैंड करना है और कब नहीं करना। तो इट इज हिज चॉइस, इट्स हिज बैक एंड कॉल। नहीं, लेकिन उस पर तैयारी तो मुकम्मल हो चुकी है, लिस्टें बन चुकी हैं, लोगों से कहा जा चुका है, पोर्टफोलियोज डिसाइड हो चुके हुए हैं। लेकिन अब उसके बाद ये 1.5 महीना पहले सब हो गया था, उसके बाद फिर लेट हो गया। क्या ये चॉइस है प्राइम मिनिस्टर की कि वो कब इसको ले जाए? बिल्कुल, मगर वो चॉइस वो रैशनल बुनियादों पर होगी ना। जब वो समझते हैं कि एक्सपैंड करने की जरूरत है तो वो इसको एक्सपैंड कर देंगे। इट इज वो 1.5 महीना पहले ये समझ रहे थे ना कि इसकी लिस्टें बना लेनी चाहिए। हाँ, उन्होंने वर्किंग कर ली है, शायद हो सकता है क्या ये दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी को लाने के बारे में बहुत संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी आए तो ठीक, नहीं तो उनको फंड्स ना दिए जाएं? देखिए, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। मैंने जितना ये पावर सर्कल्स और ये कैबिनेट के अंदर मीटिंग्स जो होती हैं, मैंने यहाँ कहीं कोई ऐसा रैशनल नहीं सुना जो आप अभी बयान कर रहे हैं। मैंने ये किसी पार्टी मीटिंग या ऑफिशियल मीटिंग्स में ये मैंने बात नहीं। वैसे तो पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि 2 साल में 2 साल के अंदर बिलावल जो हैं वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं। ये उनका राइट है, वो उनको कल बना लें या ये नैरेटिव पेश करें कि हम बनाना चाहते हैं, ये तो उनका राइट है। लेकिन ऐसा होता है नहीं होता वो अलग बात है। हमें तो कोई ऐसी ज़रूरत है पीपल्स पार्टी को साथ लाने की। देखिए, हमने शुरू में ऑफर किया था, लेकिन मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि हमने पीपल्स पार्टी को ऑफर किया हो या उनसे एंगेज किया हो कि वो कैबिनेट में आ जाए। कोई ऐसी वैसा मुल्क जितना बेहतर तरीके से आगे चल रहा है, आपको पीपल्स पार्टी की जरूरत होनी तो नहीं चाहिए, जो आप तरक्की के दावे कर भी रहे हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अब आपने जो गैलप का सर्वे बताया है, ये अभी डोगर साहब ने पूरी इस पे जो है इसको निगेट किया, लेकिन ये सर्वे आम जो बिजनेस कम्युनिटी है उसी से ही किया जाता है और बड़ा एक गैलप का नाम है सर्वे का। और 55% अगर लोगों का ख्याल है कि बिजनेस डिसीजंस और जो भी माशी सिमत है वो दुरुस्त है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की और ये नज़र भी आ रहा है। देखें, और ये इस नैरेटिव को भी रद्द करता है कि जी सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। पिछले 1 साल में सियासी इस्तेहकाम तो PTI ने आने नहीं दिया और ना वो उनका लगता है कि आगे भी उन्होंने आने देना है, लेकिन माशी इस्तेहकाम आ गया है और अब हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देखें, इकोनॉमिक विजन से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है और जैसे जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो खुद ब खुद जो है वो बंद या ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो इंतशारी टोला है, जो इनकी इंतशारी सियासत है, उसके साथ फिर अवाम उसका साथ नहीं देती, क्योंकि अवाम को पता है कि इस जमात के साथ जो कि पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ हर मौके पर ये कोई मौका नहीं जाने देती। जिस तरह अब आपने इनकी अगर 1 साल की सियासत को अगर आप स्टडी करें तो जो हरकतें इन्होंने की हैं वो मुल्की मफादात के हक में तो नहीं थी। अमेरिकन कांग्रेसमैन, फिर IMF को ख़त और जो कुछ भी ये इन्होंने जिस तरह 26 नवंबर को किया और अभी भी ये जिस तरह कहते हैं जी हम बंद कर देंगे फलाना, और जो एग्रेशन अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह की तो देखें, मैं नहीं समझता। और वैसे भी अली अमीन गंडापुर अजीब बेचारे डायलेमा में है, उनकी पार्टी भी उनके खिलाफ है, उनसे शिकवे रखती है कि उन्होंने सही तरीके से एहतजाज को लीड नहीं किया। आप भी उनसे नाला है कि उन्होंने एहतजाज क्यों किया। देखें, अभी तो वो तो बेचारे ना इधर के खुश लोग ना उधर के खुश। पहले सियासी इस्तेहकाम PTI में तो आ जाए,
पीटीआई में पहले सियासी इस्तेकाम आएगा। जिस पार्टी में ऐसे इस तरह का वक्त आता है ना, आप याद करें तो अपने दौर नहीं, हमारे ऐसा कोई दौर नहीं, नवाज शरीफ साहब छोड़कर गए थे जद्दा, तो छोड़ के पीछे पार्टी का क्या बना था? पार्टी स्टैंड थी, सरकार काफिले में चली गई थी सारी पार्टी। जो पीछे रह गई थी पार्टी, उसमें ना इख्तलाफात थे, इतनी नहीं रह गई थी जितनी बहरहाल पीटीआई खड़ी है। मेरी बात सुने, उस पार्टी ने स्टैंड किया, उसने डिक्टेटर से लड़ाई की और फिर उस डिक्टेटर को भगाया भी। उसने जो है वो मिसाक जमहूरियत किया उस जमात ने, जितनी भी वो जमात थी, और फिर काफ लीग की छुट्टी कराई। तो अभी ये जमात जो है, आज आप कह रहे हैं कि आज तो देखें यहाँ मगरबी ताकतों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका का कांग्रेसमैन को क्यों लिख रहे हैं। तो आपको याद है 2007 में बेनजीर साहब और नवाज शरीफ की वापसी की राह कैसे हमवार हुई थी? बिल्कुल भी उसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं था, उसमें मिसाक जमहूरियत की थी, वो उसमें नहीं, उसमें जो कट नहीं, उसमें जो कट था नहीं, जो उसमें जो की थी, मिसाक जमहूरियत की वजह से रास्ता खुला था या अमेरिका की? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जब पॉलिटिकल, अब यहाँ अगर आप बात करें, उसका कंपैरिजन करें, यहाँ तो थप्पड़ चल रहे हैं, यहाँ एक दूसरे को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, फिर जो है वो जो प्रेसिडेंट हैं उनकी सीएम से नहीं बनती, फिर जो मरवत साहब हैं, नहीं मैं ये जेन्युइन बात है ना, जो पार्टी ऐसी कहती है, जो आमिर डोगर साहब की तरफ मुझे जो पार्टी फूट का शिकार हो, जो डिवीजन का शिकार हो, पहली बात तो ये कि वो सियासी इस्तेकाम अपनी जमात में लेके आए और फिर वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में लेके आए। एजेंडा तो यही है ना। आमिर डोगर साहब कल इस टूटी फूटी जमात के साथ तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। ऐसे ही आप पर टॉन्ट किया, वो कहते हैं कि जी मार मार के लहू लुहान हुए हैं ये आपस में, और राणा साहब कह रहे हैं कि पहले अपनी जमात में स्टेबिलिटी तो ले आए, फिर ही आप कुछ करेंगे, फिर ही आप इंस्टेबिलिटी लेके आएंगे ना मुल्क में जो आप लाना चाहते हैं। जी डोगर साहब, एक इनस्टेबल पार्टी इंस्टेबिलिटी तो नहीं ला सकती। जमात इमरान खान की क़यादत में पूरी मुत्तहिद है, कारकुन सारे इकट्ठे हैं। हाँ, हर पार्टी में छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं। जिन हालात में हमारी पार्टी को ऑपरेट किया जा रहा है वो तो हालत जंग है और एक आग का दरिया है कि पार्टी का चेयरमैन जेल में, वाइस चेयरमैन जेल में, मुलाकात अब 4 महीने से पिछले कोई असदुल्ला साहब पॉलिटिकल स्लॉट की मीटिंग नहीं हो रही, बावजूद इसके कि अदालत ने बार बार कहा सिर्फ वकला जाते हैं, वो पैगामात लेकर आते हैं। ऐसे में भी पार्टी वहीं की वहीं खड़ी है और पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है, और बल्कि इस दौर के अंदर पार्टी बन रही है। इस कष्ट में, इस फस्तायत में और इस स्ट्रगल में, इस मज़ाहमती सियासत में, और ये तो भाग गए थे, इनकी तो टांगे जितनी सवारियों जितनी पीछे पार्टी रह गई थी। फिर जब आए कि वोट को इज्जत दो, ये बातें हमारे साथ करते हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है मुझे बताएं तो सही जो बैसाखियों के ऊपर खड़ी है। आज इनका इत्तेहादी पीछे हट जाए या धड़म से गिर जाएंगे। कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि 17 सीटों वाली पार्टी को 121 सीटें देकर मुसल्लत कर दिया जाए। 5-10% हमेशा बारूद भरा जाता है, हर इलेक्शन में भरा जाता है। पिछले तमाम इलेक्शनों में कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, लेकिन जो कुछ 8 फरवरी 2024 को हुआ इसकी मिसाल है। इलेक्शन से, इस जमहूरियत से आम आदमी को तो एतमाद भी उठ गया। आए कोई फ्री और फेयर इलेक्शन की तरफ आए तो उनको पता लग जाएगा इनकी हैसियत का, कि इनकी आवाम में कितनी पॉपुलैरिटी है, कितनी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस पिछले 40 साल में तो कुछ नजर नहीं आई, आज परफॉर्मेंस की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही है सर ये, लेकिन इस वक्त जो बयानिया है वो मैशत के इर्द गिर्द घूम रहा है। मैं उस पर वापस आपसे एक नुक्ते पर राय लेना चाहता हूं डोगर साहब, लेकिन पहले मदर साहब, ये जो अभी जिस बहस ने अभी जन्म लिया कि पीटीआई इस वक्त तितर बितर हो गई है, इख्तलाफात का शिकार है। कल मरियम साहबा भी कह रही थी ये लहू लुहान हो गए आपस में लड़ के, अभी भी ये बात हो रही है। आपके ख्याल में पीटीआई के ऊपर जो वक्त गुजरा है उसके नतीजे में ये होना लाजिम था जो कुछ पार्टी के अंदर हो रहा है, शदीद ग्रुपिंग है, या फिर माजी में भी हम ये देख चुके हैं? क्योंकि राणा साहब कहते हैं कि नहीं, हमारी पार्टी पर जब 2002 में बुरा वक्त आया था तो हमारे पार्टी के अंदर इतने इख्तलाफात नहीं हुए थे, या हमने सर्वाइव किया था, और अब जो है वो पीटीआई सर्वाइव नहीं कर पा रही। 2002 में तो पीएमएल क्यों बन गई थी। अब ये चौधरी जो थे ये मुस्लिम लीग का ही हिस्सा थे ना। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं इससे खुश क्यों होता हूँ कि दूसरी पार्टी लहूलुहान है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या पीएमएलएन हो। ये हमारी सियासी जमातें हैं, उनको असल सोचने का ये है कि अब मुस्लिम लीग नून की हर तकरीर में इमरान खान का जिक्र होता है, मुस्लिम लीग नून के हर लीडर की जबान पे इमरान खान है, लेकिन इमरान खान टीवी पे नहीं आ सकता ना। इसी तरह माजी में भी हमने देखा
कि माजी में नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी थी, आज इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी है। तो प्रॉब्लम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की है कि वो बजाय इसके कि अपनी परफॉर्मेंस की बात करें, कारकर्दगी की बात करें, ये हर चीज में मुझे तो ताज्जुब हुआ था कि हॉर्स एंड कैटल शो में भी आप जो है वो उसमें इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का जिक्र हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इससे बेसिकली, और ये पॉलिटिकल पार्टी के सोचने का है कि जब आप दूसरी जमात को क्रिटिसाइज करते हैं इस मामले में बजाय इसके, तो आपकी परफॉर्मेंस हल्की हो जाती है। और ये सबके लिए है, किसी एक जमात की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन हम उस फोबिया से बाहर नहीं आते। और अब जो भी वो कह रही हैं, हो सकता है उनका दावा दुरुस्त हो, लेकिन मैंने फिर वो कहा ना कि दावे की दुरुस्तगी का टेस्ट जो होता है वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। एक और चीज वाजे कर दीजिएगा मज़हर साहब, और वो ये है कि 2007 में जब बेनज़ीर साहबा और नवाज शरीफ साहब की वापसी की राह हमवार हुई, तो क्या वो महज उनकी सियासी जद्दोजहद की बुनियाद पर हुई या उसमें थोड़ा बहुत मगरबी ताकतों या अमेरिका का भी किरदार था? देखिए 2006 जो है ना पाकिस्तान की सियासत का टर्निंग पॉइंट था, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर तनकीद करने से पहले लोगों को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ना जरूर चाहिए। हो सकता है कि जिन जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया उन जमातों ने उस पर अमल नहीं किया, और वाकई नहीं किया अमल दरामद जितना करना चाहिए था, जिस अंदाज में करना चाहिए था। लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, इवन तहरीक इंसाफ के लोग जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ें, ये छोड़े कि किसने किया साइन, उसे पढ़ें और बताएं कि वो उसमें उनको इख्तलाफ कहाँ है उस चीज में। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एज ए डॉक्यूमेंट तो बहुत अच्छा है, सिर्फ ये है कि अगर उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपरली होती तो जनरल मुशर्रफ के साथ, तो मगरबी ताकतों के साथ तो ये सारी चीजें नहीं होती। और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी अनफॉर्चुनेटली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल नहीं हुआ, इसीलिए तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून अलग अलग पेज पे चले गए, और इसीलिए इमरान खान को एक इन रोड मिला। उस वैक्यूम को उन्होंने स्ट्रांगली फिल किया, ये रियलाइज करना चाहिए। हमारे यहाँ यही है कि बदकिस्मती से हम उन चीजों को रियलाइज नहीं करते कि कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है जिसकी वजह से इमरान खान को वोट पड़ा है। कहीं तो होगी ना गलती किसी न किसी की। तो जब तक आप इस क्लैरिटी से हमारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएंगी, मेरा ख्याल है हमारे यहाँ ये क्राइसिस इसी तरह चलता रहेगा और एक दूसरे पे इल्जाम तराशी चलती रहेगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। आमिर डोगर साहब क्या कहिएगा? नवाज शरीफ ने मुल्क को मुश्किलात से निकाल दिया है। पिछले 40 साल से एक पूरी नस्ल जवान हो गई, फिर अगले बच्चे जवान हो गए और एक नस्ल चली गई। यही कुछ सुन रहे हैं। अगर यही इस कौम की किस्मत में है तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। भाई साहब, इसका जांचने का और नापने का बेहतरीन कसौटी होती है अवाम का मैंडेट। अवाम का मैंडेट कहाँ आया, किसको पड़ा, वो आपके सामने है। मजीद जिस तरह शुरू में भाई मज़हर अब्बास साहब ने कहा, ये बल्दियाती इलेक्शन करा लें फ्री एंड फेयर, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये सरकारी जलसों में बुलंदोबाग दावे करने, बैसाखियों पे खड़े होके, ये बहुत आसान होता है। जदोजहद करना और अपने बलबूते पे वोट लेकर आना बहुत मुश्किल होता है। 1 साल हो गया, किसी ट्रिब्यूनल में एक मुकदमा भी हमारा जो फॉर्म 47 के जरिए हमारा मैंडेट छीना गया, ना उसका फैसला हुआ, ना कोई केस लगाया गया। इस तरह का माहौल बना के आप जो मर्जी करें, कोई बात नहीं, हम भी देख रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं, अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिर पाकिस्तान की अवाम और जमहूर के फैसले के ऊपर कभी तो नतीजा आएगा ना। चलो अभी नहीं आया तो एक दिन तो आएगा ना। हम तो नाउमीद नहीं है, हम मायूस नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं और हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह फतह हमारी होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आके फिर जरा गुफ्तगू को समेटते हैं और देखते हैं कि आइंदा का मंजरनामा हमें क्या दिखा रहा है। ख़ास तौर पर ये जो मुआशी पहलू है, पाकिस्तान की तरक्की का पहलू है, उसके लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिसमें से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस भी हुई है इलाकाई रवाबित और पाकिस्तान के लिए उसमें मौक़े क्या हैं इस मौजू पर, तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई है ईवान सदर में, इलाकाई रवाबित और पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए इसमें क्या मौक़े मौजूद हैं, ये इसका मौजू था। जनूबी एशिया, सेंट्रल एशिया, चीन और गल्फ रीजन के संगम पर होने के बायस पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल पोजिशन इसे इलाकाई रवाबित का मरकज बनाती है। आज इस बात का इयादा किया गया है कि पाकिस्तान की लोकेशन वो नुमाया स्ट्रेटेजिक असासा है जो कई खित्तों के माबैन मुआशी हमांगी, जियो पोलिटिकल इस्तेहकाम और अफराद से अफराद तक रवाबित को आसान बनाती है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अहम जो सीपैक इकदाम के बायस पाकिस्तान पहले ही मुख्तलिफ खित्तों के माबैन पुल का किरदार अदा करने की सलाहियत का इजहार कर चुका है। सीपैक से पाकिस्तान मगरबी चीन को गवादर पोर्ट से जोड़कर इसकी आलमी मार्केट तक रसाई को यकीनी बनाता है। अब आलमी सतह पर बदलते जियो पोलिटिकल और मुआशी मंजरनामे ने पाकिस्तान को अपने इलाकाई रवाबित के किरदार को मजीद बढ़ावा देने का मौका फराहम किया है। इस आलमी मंजरनामे का एक नुमाया पहलू रूस की क़यादत में यूरोप और एशिया के मुआशी रवाबित के पैदा होने वाले मौके हैं जिसमें पाकिस्तान का किरदार अहम हो सकता है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तेजी से बदलते आलमी मंजरनामे में पैदा होने वाले इन नए मौके से वो फायदे उठा पाएगा जो हमें अपनी कुदरती लोकेशन की वजह से हासिल हैं। यह मौजू था आज की इस कॉन्फ्रेंस का। राना साहब, एक तो ये बताइए कि जाहिर है पाकिस्तान की लोकेशन इस तरह की है कि बहुत पाकिस्तान से फायदा उठा सकता है और ये डिबेट हम हमेशा से करते चले आ रहे हैं। अब क्या अमली तौर पर इसकी जानिब पाकिस्तान को कदम उठा रहा है, बढ़ रहा है, या इसके इम्कानात रोशन होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, कभी भी इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी या मुल्कों का इंटरेस्ट किसी मुल्क में तभी होता है जहां अगर आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। और मैं समझता हूं कि वो जो बुनियाद जो रखी जाती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, वो एक साल में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मेहनत की वजह से और उनकी टीम की वजह से वो हमने हासिल कर ली है। आज अगर सूद की शरह की बात करें तो इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में वो सिंगल डिजिट में जाता नजर आ रहा है। आपका रुपया मुस्तहकम है, करंट अकाउंट सरप्लस है। आज हम बात कर रहे हैं कि हमें वो ग्रोथ नहीं चाहिए जो कर्जे की बुनियाद के ऊपर, और वो ग्रोथ चाहिए जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये ट्रिकल डाउन कर गए। तो मैं समझता हूं कि इस माहौल के अंदर पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ सरमायाकारी आएगी बल्कि जो कनेक्टिविटी का दौर जो हम सुन के उसको हम अचीव नहीं कर सके, उस तक पहुंच नहीं सके, जिस तरह सीपैक है, गवादर एयरपोर्ट इंटरनेशनल अब जो है वो चलना शुरू हो गया है, वो उसकी ओपनिंग जो है वो हो गई है। गवादर पोर्ट की ऑपरेशनलाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है कि वहां ट्रेड हो, वहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो। तो मैं समझता हूं ये दौर जो है, जो जिसको हम सीपैक 2 भी कहते हैं, उसमें सीपैक 2 को हम लॉन्च होते देखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी, अब आप देख रहे हैं कि जो जितने भी सेंट्रल एशियन ममालिक हैं उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में बहुत गहरा है कि यहां से जो है वो हमारे पोर्ट्स के जरिए वो जितनी भी यूरोपियन मार्केट है, अफ्रीकन मार्केट है, उनको वो जो है अप्रोच कर सके। तो मैं समझता हूं कि ये दौर वाकई पाकिस्तान की कनेक्टिविटी की जो बातें की जाती थी उसको अमली जामा फैलाने का। बलूचिस्तान में जो कुछ टेररिज्म के चैलेंजेस हैं जिससे निपटने के लिए हम मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, गवादर पोर्ट का ऑपरेशन होना, ये अमली तौर पर आपको कब होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो समझता हूं कि आज हुकूमत की पॉलिसी है कि जो पब्लिक की जो पब्लिक सेक्टर की जो इंपोर्ट है, जो पब्लिक सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है, वो हम 50 to 60% गवादर पोर्ट से करें। और इसी तरह हम उसको ऑपरेशनलाइज तो हो गया है, गवादर पोर्ट चल रहा है, अब हमने ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ाना है। तो उसके लिए जो है एक मास्टर प्लान ऑलरेडी उसके ऊपर काम हो रहा है और उसमें हम इंटरनेशनल जो ट्रेड है, जो भी इंटरनेशनल अदारे हैं जो पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, जो शिपिंग लाइंस हैं, उनसे बातचीत चल रही है। और मैं समझता हूं कि इसी साल में हम देखेंगे कि गवादर के अंदर जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। तो ये कनेक्टिविटी देखें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा ब्राइट है। आगे 2028 में रिकोडेक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो उसका सारा लोड भी गवादर पोर्ट पे आएगा। तो मैं गवादर को एक बड़ा ट्रेडिंग हब हम देखते हुए नजर आ रहा है। और इसके लिए सियासी इस्तेहकाम कितना जरूरी है पाकिस्तान में? देखें, माशी इस्तेहकाम के साथ सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा और माशी इस्तेहकाम जो है वो हम अचीव कर रहे हैं। देखें, अवाम जो है वो देखती है, जब उन्होंने किसी एक जमात के पीछे अगर उन्होंने प्रोटेस्ट करना हो तो वो देखती है कि क्या वो अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। और जब चीज़ें बड़ी अयां हो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि अवाम फैसला करती है कि जो जमात पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाना चाह रही है उसके पीछे हम ना खड़े हों। तो ये होता आपको नजर आएगा। और हम समझते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो कि आपने एक साल में एक इंतहा देखी पीटीआई के रवैये से, उसने डेंट भी नहीं डाला
आपकी इकोनॉमिक रिकवरी के अंदर, और अब जब हम ग्रोथ का सफर कर रहे हैं तो वो आगे भी डेंट नहीं डाल सकेंगे। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि चीजें इस हवाले से बेहतर होंगी। इसमें मदर साहब, पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट का दायरा है, कई हवालों से इकोनॉमी में भी एक बड़ा रोल है, और वो अपना एक रोल SIFC के थ्रू भी प्ले कर रहे हैं, और आर्मी चीफ ये समझते हैं कि तरक्की हो रही है और पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। आपके ख्याल में मुआशी तरक्की जिसका हम गवादर के थ्रू और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू ये कर रहे हैं सारा, आपके ख्याल में इसके इम्कानात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर भी आते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, वो अगर आ भी रहे होंगे ना, तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी ये सस्टेनेबल नहीं होंगे। देखिए ना, अब आप बलूचिस्तान की आपने बात की, गवादर को आप डेवलप कर देंगे, लेकिन वहाँ बलूचिस्तान में जो आवाज़ें उठ रही हैं, वो बलूचिस्तान की जो पॉपुलर आवाज़ें हैं, उनको अगर आप जाली इलेक्शन के जरिए किसी दूसरे को लाके बैठा देंगे तो उससे मसाइल हल नहीं होंगे, खराब होंगे। चीजें ये हैं कि अब आप देख लें, आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें कि आप मंजूर पश्तीन की पॉपुलैरिटी को देख लें और बाकी जमातों की उसको देख लें। तो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पार्टी है, लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि जब हम हुकूमत बना लेते हैं तो पार्टी की पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। पार्टी जो है वो सियासी महाज पे नहीं लड़ रही होती, सिर्फ हुकूमती महाज पे लड़ रही होती है, और ये सब जमातों का है। हालांकि सब जमातों के अपने मंशूर देखें तो उसमें ये होता है कि जी जब बरसर इख्तिदार आए तो पार्टी अलग होगी और हुकूमत अलग होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ आप परफॉर्मेंस की बात करें, भाई पॉलिटिक्स आप क्या कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब में, ये तनवीर साहब बात को माने या ना माने, मुस्लिम लीग नून को 2024 में बहुत बड़ा झटका लगा है। उस झटके से सीखता है आदमी, और पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल अप एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन इस वक्त ये लग रहा है कि मरियम नवाज पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, वो मेहनत कर रही हैं, वो कारकर्दगी दिखा रही हैं, लेकिन जो इलेक्शन होगा वो तो पार्टी लड़ेगी। तो यहाँ मुझे मुस्लिम लीग नून की आप बताएं, नवाज शरीफ ने पिछले 1 साल में कितनी जगह जाकर जलसे किए हैं? बताएं, नवाज शरीफ ने जो है पिछले 1 साल में, नवाज शरीफ सदर है ना, नवाज शरीफ आखिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी तो नवाज शरीफ वजीर आजम क्यों नहीं बने? आखिर उसकी क्या वजह थी कि जो वो वजीर आजम नहीं, तवक्को के मुताबिक रिजल्ट नहीं था। लेकिन अब मज़े साहब, जो पीपल्स पार्टी कह रही है, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं, पब्लिक में खड़े होकर कह रहे हैं कि बस 1-8 साल की बात है कि बिलावल वजीर आजम बनने जा रहे हैं। गवर्नर कुंडी हो या गवर्नर पंजाब हो, गवर्नर पंजाब ये तो बताएं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? पंजाब में पीपल्स पार्टी क्यों वैनिश हो गई है? और पंजाब में पीपल्स पार्टी क्या परफॉर्मेंस दे रही है, ये भी तो बताएं गवर्नर। तो ये दावे तो करना अलग बात होती है, लेकिन ग्राउंड पे तो पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध से बाहर आ ही नहीं पा रही। तो ये जो चीजें हैं, ये पाकिस्तान इस वक्त ये जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास, ये कि भाई मुस्लिम लीग नून जो है जब तक ग्रास रूट लेवल पे जाके जो है उस सिनेरियो को तब्दील नहीं करेगी, जो नैरेटिव बहरहाल इमरान खान के साथ गया है, बड़ी तादाद में गया है, पंजाब में गया है, उसको कम बैक करने के लिए मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पे बहुत कुछ करना पड़ेगा, हुकूमती सतह पे अलग चीज है। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। राना एहसान साहब, आपका भी शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।